Hello, friends. Good evening, and welcome to the channel. Today, we are going to discuss this company called Tina Rubber. I was studying this company और इसमें कुछ एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है, तो मैं ट्रेंड आपके साथ आज डिस्कस करूंगा और हम लोग कंपेयर भी थोड़ा करेंगे कि अदर जो टायर कंपनीज जो है वो जो सेक्टर है वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ज़रा देख लेते हैं ये कंपनी के नंबर्स अभी क्या कह रहे हैं। तो कंपनी का अगर नंबर आप देखोगे Q1 Q2 और Q3 FY 25 में, तो कंपनी हम अपने अपने हर एवरी प्रेजेंटेशन में टिना रबर को जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि इनका सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन Q1 लाइक 69%, Q2 48% एंड देन Q3 32%। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ यहाँ पे है सेल्स में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ये काइंड ऑफ फ्लैटिश ग्रोथ या फिर थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रहा है। तो ये एक देखने की चीज़ है। अब वॉल्यूम पे आता हूँ, तो वॉल्यूम भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है ईयर ऑन ईयर इट इज़ लाइक 25% ग्रोथ इन Q1, देन 19% एंड देन अगेन 20% ग्रोथ इन Q3। तो लास्ट ईयर का जो बेस था वो लोअर बेस था। सो इट वॉज अराउंड 20,000 टू 22,000 मेट्रिक टन वाला जो बेस था उसके ऊपर से ये उठे हैं। तो यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ये 30 टू 35,000 के रेंज में नंबर, ये मैट्रिक मेट्रिक टन का नंबर है, तो ये ज़्यादा है। बट इंस्पाइट ऑफ दैट ये वॉल्यूम ग्रोथ भी है, सेल्स ग्रोथ भी है, बट यहाँ पे इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन 18%, 16% एंड 12%। एंड जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसका इफेक्ट ज्यादा यहाँ पे पैट ग्रोथ पे है। अगर आप देखोगे पैट ग्रोथ फ्रॉम Q1 इट इज कंसिस्टेंटली डिग्रेडेड। तो यहाँ पे -18% आपको Q3 में दिखेगा। अब ये हो क्यों रहा है, बेसिकली ये थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो नंबर है उसमें कुछ कुछ खास देखने जैसी चीज नहीं, जैसे इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स दे आर ओके इन कंट्रोल नाउ। ये कंपनी में चल क्या रहा है बेसिकली, तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है पैट ग्रोथ में, निगेटिव पैट ग्रोथ जो आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द बेसिकली थ्री रीजंस यहाँ पे जो है। तो एक जो है, ये कंपनी का हमें थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई द कंपनी इज नॉट गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो कंपनी का इनपुट मटेरियल जो है वो बेसिकली क्या है, एंड ऑफ लाइफ टायर्स। बेसिकली ये यूज्ड टायर्स होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये यूज टायर्स कहाँ से इंपोर्ट करती है, बेसिकली वो देख लेते हैं। तो ये जो येलो पोर्शंस है, फ्रॉम दीज येलो पोर्शंस कंपनी इज इंपोर्टिंग दीज टायर्स इन इंडिया। तो ये कौन है, USA, चिली, यूरोप, मिडल ईस्ट कंट्रीज, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से कंट्री इंपोर्ट करती इंडिया में। अब वो जब इंपोर्ट करती है इंडिया में तो वो रुपीज़ में ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है, वो होता है डॉलर्स में। और अभी आप रिसेंटली देखोगे कि रुपीज़ का डिग्रेडेशन हुआ है। रुपीज़ इज डिग्रेडेड बाय 7% एज कम्पेयर टू डॉलर। तो बेसिकली इनका जो इम्पोर्ट का कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, दैट हैज़ गॉन अप। तो वो कितना बढ़ गया, वो 12% से बढ़ गया, राइट। तो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया 12% से। एंड वो एक बड़ा रीज़न है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल नहीं रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इनका बढ़ गया है। ठीक है, ये एक रीज़न आपको समझ में आ गया। दूसरा जो छोटा रीज़न वो है कि इनका जो प्लांट है वाडा में, तो इन लोगों ने क्या किया, वाडा में जो प्लांट है उधर ऊपर सोलर मॉड्यूल्स ये लोग फिट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक वन टाइम रिपेयर का काम चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट दैट प्लांट टुक हिट। तो वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये रुपीज़ वाला मैंने आपको बता दिया। तो फ्राइट चार्जेस, जो ओशन फ्राइट चार्जेस है, वो भी, उसका भी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। और तीसरा स्टील प्राइजेस का। अब ये स्टील प्राइजेस का क्या इम्पैक्ट है वो थोड़ा समझने के लिए कंपनी का आगे बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सिंपल है, ऐसा है, देखिए ये वाला। तो ये जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स है, बेसिकली यूज टायर्स है, इसमें कंपनी क्या करती है, तो दे एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द रबर एंड देन टायर में जो स्टील होता है, स्टील की वायर्स होती है, वो वायर्स भी निकाल लेते हैं। तो रबर जो होता है वो क्रम रबर उसको बोलते हैं। तो उसको ये लोग मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके उसके ये लोग एक तो पाउडर बनाते हैं, रबर पाउडर। और दूसरा एक जो होता है क्रम क्रम रबर होता है, क्रम रबर मॉडिफायर। बेसिकली इसको ये लोग बिटुमिन के साथ मिक्स करते हैं राइट। तो बिटुमिन के साथ मिक्स करके ये लोग रोड बनाने में जो ये पूरा कंपोनेंट यूज होता है। तो बेसिकली रबर मिक्स करने से थोड़ा रोड को स्ट्रेंथ मिलती है। तो इट इज, तो बिजनेस इज CRM प्लस बिटुमिन। तो ये एक सेगमेंट हो गया इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। अदर सेगमेंट इज दिस इंडस्ट्रियल सेगमेंट, वेयर ये जो रबर है, इससे ये जो क्रम रबर है, इससे ये लोग बनाते हैं रिक्लेम रबर। रिक्लेम रबर इज बेसिकली यूज्ड इन मल्टीपल, इसके यूजेस है।
फॉर एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल के अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए। बेसिकली इसमें ज़्यादा यूज़ तो कन्वेयर बेल्ट का ही होता है। देन इसके अलग यूजेस क्या है, कंज्यूमर सेटअप में इसकी यूज़ है। फॉर एग्जांपल जो जो स्पोर्ट्स में जो टर्फ होते हैं, बड़े बड़े फुटबॉल के टर्फ होते हैं, और अलग अलग जैसे हॉकी में होता है, तो वो सब टर्फ बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। देन वो जिम में जो टाइल्स होती है उसमें यूज़ होता है, रबर पाइप्स बनाने में यूज़ होता है। तो अलग अलग इसमें यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल न्यू टायर बनाने में भी ये यूज़ करते हैं। और जो स्टील है, जो स्टील निकलता है उसका ये लोग फिर एक तो स्क्रैप में देते हैं, या फिर उसका बीड वायर से ये लोग एक स्टील अब्रेजिव्स बनाते हैं। स्टील अब्रेजिव्स के मल्टीपल यूजेस है इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ये हो गया इनका इनका सेगमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, स्टील एंड कंज्यूमर। आउट ऑफ दैट अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट इज इज यू नो ये ऑलमोस्ट 70 to 75% इनका बिजनेस ये दोनों से आता है। तो मेजरली आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये लोग का यूज वो बिटुमिन में मिक्स करके होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। इसमें ग्रोथ ड्राइवर क्या है बिजनेस में। तो जो बिटुमिन का जो मार्केट है टोटल इंडिया में, वो है 9 मिलियन मीट्रिक टन जितना यूज होता है। अब वो है कन्वेंशनल बिटुमिन। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वी शुड यूज मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसमें रबर जो है वो वेस्ट मटेरियल से जो रबर आता है, जैसे ये कंपनी बनाती है, वो भी उसमें मिक्स होता है, और जो वेस्ट मटेरियल भी मिक्स होता है। तो वो वाला जो बिटुमिन का मार्केट है वो अराउंड कितना है, वो अराउंड है 0.2 मिलियन जितना है। ठीक है। वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 2% ऑफ द ओवरऑल मार्केट है। तो इसमें स्कोप कितना है बिटुमिन का, तो स्कोप है ऑलमोस्ट 1 मिलियन मेट्रिक टन जितना स्कोप है। तो ये जो करंट मार्केट से 5 टाइम्स इसका ग्रोथ होने का चांस है। तो ये एक यहाँ पे आपको समझने की चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये जो मॉडिफाइड बिटुमिन है इसको लेयर करेंगे हम लोग जो कंक्रीट की सरफेस है। जो अभी जो आप देखोगे जितने भी एक्सप्रेस वेज है वहाँ पे जो कंक्रीट की सरफेस बन रही है पूरी, वहाँ पे ये लोग उसके ऊपर ये बिटुमिन, मॉडिफाइड बिटुमिन की लेयर डालेंगे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो है इसमें ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर है इन दिस बिजनेस। दैट इज ह्यूज मार्केट शेयर। तो इस सबसे बड़ा फायदा टीना रबर को ही होगा जैसे ये साइकिल चलेगी। ओके। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। तो बाकी तो है जो इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में जो मॉडिफाइड रबर वगैरह वो सब लगता है, ऑटोमोबाइल्स में लगता है, कन्वेयर बेल्ट्स में लगता है। And then this 11% is steel abrasive and 10% is coated rubber. So there is nothing to talk about this these segments. ज़्यादा contribution नहीं है। I'm more interested into these two segments. तो यहाँ पे क्या है ना, कंपनी कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रही है। तो इनका जो कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी 1 लाख मीट्रिक टन पर एनम से वो लोग जाएंगे 2.5 लाख मीट्रिक टन पर एनम इन 2027। तो इसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो 2024 में कैपेसिटी थी 1 लाख मीट्रिक टन पर एनम, तो उन्होंने उससे 364 करोड़ किए। एंड दे आर प्रोजेक्टिंग दैट इन 2027 दे वुड डू 900 करोड़। सो आई ट्राइड टू फिल दिस नंबर्स हियर। तो 2025 में अभी तक इन लोगों ने ऑलमोस्ट 300 350 करोड़ कर लिया है। तो मे बी दे विल डू 500 करोड़। एंड देन दिस मिडल नंबर आई हैव टेकन 700 करोड़, इन बिटवीन दैट इज 500 और 900 के बीच बीच का जो नंबर ले लिया मैंने। तो दिस कुड बी द ओवरऑल पाथ फॉर नेक्स्ट 2 years, 700 एंड 900 करोड़। तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये कैपेसिटी ऐसे बढ़ने वाली था, 1 लाख, 1 लाख 50,000, देन 2 लाख एंड 2 लाख 50,000, ये मेट्रिक टन पर एनम, ये इनका टारगेट है। तो ये टारगेट कैसे मीटअप करने करेंगे ये लोग। तो अगर आप देखोगे इनके प्लांट्स बेसिकली इंडिया में है, और एक प्लांट ओमान में है जो ग्रीन कलर है। तो टोटल कितने प्लांट्स है, टोटल 5 प्लांट्स है ओवरऑल इंडिया में। और ये जो एक ओमान का प्लांट है, 6 प्लांट्स है। नाउ दे आर प्लानिंग टू ओपन 2 न्यू प्लांट्स, वन इन साउथ अफ्रीका एंड वन इन मिडिल ईस्ट कंट्री। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे होगा विच आई डोंट नो, बट समवेयर इट लुक्स टू बी इन सऊदी अरेबिया और यूएई। तो ये 2 प्लांट एक्स्ट्रा खोलने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इनको ग्रोथ आने वाली है। जो और जो करंट एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, जो वारले प्लांट है जो महाराष्ट्र में है, उसका भी परफॉर्मेंस अप हो गया है। तो उसका भी इफिशियंसी बढ़ रहा है। एंड देन जो वन टाइम हिट हुआ था वाडा में, वो अभी नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो गया। तो वहाँ से भी शायद इनका रैंप अप स्टार्ट हो जाएगा। जो चेन्नई का जो प्लांट है वहाँ से भी उन्होंने 5,000 मीट्रिक टन का जो कैपेसिटी वो कमीशन कर दिया। सो दैट विल ऑल्सो शो इन नंबर्स shortly, once they start churning that plant.
तो इनका इनका जो रेटिंग है वो भी क्रेडिट एजेंसी ने बढ़ा दिया है ट्रिपल बी, इसीलिए इनका आप देखोगे इनके इनके बैलेंस शीट में इनका बोरोइंग थोड़ा बढ़ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका एसेट्स में भी आपको देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है। एंड कॉस्ट एफिशिएंसी दे विल आल्सो इंक्रीज बाय इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर एनर्जी, वो तो गिवन है। ठीक है, तो ये हमें मोटा मोटी इसका ग्रोथ ड्राइवर समझ में आ गया। और जो रिस्क है वो रिस्क तो हमने अभी देखा, जैसे ये जो रिस्क है कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ द डॉलर is affecting basically the numbers. तो अगर राइजिंग कॉस्ट ऑफ द डॉलर इज अफेक्टिंग द नंबर्स, देन नंबर्स डाउन जा रहे हैं, तो क्या नंबर्स अप कब जाएंगे? जैसे ही रूपी स्ट्रांग होगा, राइट? जैसे ही रूपी स्ट्रांग होगा, डॉलर का जो कॉस्ट है वो जैसे जैसे कम होना स्टार्ट होगा, दिस नंबर्स विल गो अप। दैट मीन्स व्हाट, ये जो इंडस्ट्री है, साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ये हमें समझना है। तो ठीक है, अभी ये इतना समझने के बाद चलते हैं थोड़ा सा जो अलग कंपनीज है यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड देख लेते हैं। तो हमने टिन्ना रबर का ये देखा। अगर आप देखोगे यहाँ पे टिन्ना रबर का 2021 से, तो ऑपरेटिंग मार्जिन पे थोड़ा ध्यान रखिए। ये 13% था, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड देन इसका थोड़ा सा ये साइकिल डाउन टर्न स्टार्ट हुआ 2022 से। फिर से ये डाउन टर्न कहाँ तक था? 10%। तो 13% से ये 10% हुआ। ओके, नाउ उसके बाद ये स्टॉक ना ये ऑपरेटिंग मार्जिन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ये कब तक गया? मार्च 24 तक 20%, ये हाईएस्ट। तो मतलब ये डाउन साइकिल थी पहले, ठीक है, एंड देन देर वाज अप साइकिल, एंड देन अगेन इट हैज स्टार्टेड डाउन साइकिल। नाउ इट हैज रीच्ड द बॉटम मे बी, क्योंकि ये लास्ट का 13% या 11% के करीब था, 11-10% के करीब। तो मे बी एक आध क्वार्टर में हमें ये शायद नंबर डिक्रीज जाता हुआ देखे, तो हमें वो ट्रैक करना है। और हमें ये भी ट्रैक करना है कंपनी की जो जो कॉन कॉल्स है वहाँ पे ट्रैक करना है कि कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, और कब कब ये इसका इम्पैक्ट रिवर्स हो जाए, जो इंक्रीजिंग डॉलर का जो कॉस्ट है उसका। ठीक है, और रबर रबर के जो प्राइसेस है वो भी। ठीक है, तो ये हो गया एक मोटा मोटी ट्रेंड। अगर देखते हैं सीएट में क्या हो रहा है, तो सीएट में अगर आप देखोगे जो मैंने ट्रेंड अभी आपको दिखाया, स- क्या हमें सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे दिखता है? तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन ये बढ़ रहा था, ये अप ट्रेंड था, अप टू 15% सितंबर 23, एंड देन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे भी मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम 15% टू 10%। अगर आप सीएट के कॉन कॉल्स खोल के देखोगे तो कंपनी वही बोल रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, नेचुरल रबर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, और अभी ये कंपनी ये बोल रही है, मतलब सीएट ये बोल रही है कि थोड़ा सा डाउन टर्न स्टार्ट हुआ है नेचुरल रबर के प्राइसेस में, बट Q4 विल बी फ्लैटिश। सेम ट्रेंड अगर आप एमआरएफ देखोगे, एमआरएफ में भी वही ट्रेंड दिखता है। ये जो था ये डाउन टर्न देन अप ट्रेंड। ठीक है, ये सितंबर 23 19%, देन 19% के बाद सीधा फिर से 19 to 12% फिर से डाउन ट्रेंड दिख रहा है। लेट्स ओपन जेके टायर। जेके टायर में क्या स्टोरी है? जेके टायर में भी मुझे वही स्टोरी दिखती है। ये देखिए, ये था आपका अप अप ट्रेंड 15%, एंड देन डाउन ट्रेंड अप टू अगेन ये फिर से 9%। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर से वही आ गया 9%। सेम अगर आप कॉन कॉल खोलोगे जेके टायर्स का, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, देन दिस अपोलो टायर सेम स्टोरी हियर। मैक्सिमम कितना था? 18%, देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग। सी, एंड इट इज द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस, राइट? सो ये कोरिलेशन हमें दिखता है, और ये इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा हमें मार्केट की साइकिल को स्टडी करने की ज़रूरत है। और जैसे हम मार्केट की साइकिल को समझ लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक बिना चार्ट को देखे, ये चार्ट वार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट में ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से 2000 जाएगा, ये 1000 का 2000 होगा तो मेरा स्टॉक डबल हो जाएगा, नहीं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या करना है ना, हमें बिजनेस को ट्रैक करना है। रादर देन ट्रैकिंग द स्टॉक प्राइस, हमें बिजनेस को ट्रैक करना है। और बिजनेस ट्रैक करो, और ये सब जो पैरामीटर है जिससे स्टॉक प्राइस हिट हुआ है, इफ दिस पैरामीटर्स आर नॉट देयर, अगर ये फ्यूचर में नहीं होता है, देन दैट इज गुड टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक, इजंट इट इज? तो यही है सिंपल सा एनालिसिस। ये टीना रबर कंपनी और जो अदर जो टायर कंपनी है उसका। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन अभी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन एकदम परफेक्ट है। ये अभी मुझे ओवर वैल्यूड लगती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 500 की सेल्स पे मैं इफ आई जस्ट से 10% का भी इसका पैट मार्जिन पकड़ता हूँ, तो इसका फॉरवर्ड पी आता है 34, करंट पी 33, सो इट्स काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड स्टॉक फॉर मी। तो आई विल वेट फॉर दिस थिंग्स टू कूल डाउन
the reasons to cool down, and then think of analyzing this stock again and taking positions into it. So this is it. This is all about Tinna Rubber. So if you like the video, give it a like, share, and subscribe, and share the video also to your friends. And please subscribe. Thank you very much.